नमस्कार, मैं रवीश कुमार। असम में भारतीय जनता पार्टी की जीत 5 राज्यों के चुनावों की सबसे बड़ी खबर है। असम चुनावों के दौरान छपे तमाम विश्लेषणों को आप पढ़ेंगे तो उनमें इसी बात का जिक्र मिलेगा कि असम की राजनीति की अपनी जटिलता है। वहां की सामाजिक विविधता के कारण भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ाई आसान नहीं। अगर उन विश्लेषणों को सही माने तो इस लिहाज से भी बीजेपी की जीत बड़ी हो जाती है। असम में भारतीय जनता पार्टी की जीत ने उसे उस मनोवैज्ञानिक दबाव से उबार लिया है जिसे वो दिल्ली और बिहार की हार के बाद महसूस कर रही थी। 126 सीटों की विधानसभा में अकेले भारतीय जनता पार्टी को 61 सीटें मिली हैं। करीब करीब पार्टी ने अकेले ही सरकार बनाने के 63 के आंकड़ों को नजदीक से छू लिया है। उसके दोनों सहयोगी दलों का भी प्रदर्शन अच्छा है। एजीपी को 14, बोडोलैंड को 12 सीटें मिली हैं। 2011 के नतीजों से तुलना करें तो बीजेपी 5 से 61 पर पहुंची है। एजीपी को पिछली विधानसभा की तुलना में सिर्फ 4 सीटें अधिक मिली हैं। बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के पास 12 सीटें हैं, 12 सीटें थीं, यानी सीटों के मामले में भारतीय जनता पार्टी काफी फायदे में रही है। कांग्रेस 78 सीटों के साथ मैदान में उतरी लेकिन हार कर 25 पर आ गई। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी 18 सीटों के साथ मैदान में उतरी मगर 13 पर रह गई। अजमल की पार्टी को नुकसान कम हुआ मगर कांग्रेस को करंट मार गया। 2014 के लोकसभा के हिसाब से असम की 14 में से बीजेपी ने 7 लोकसभा सीटें जीती थी और 36.8% वोट हासिल किया था। बीजेपी ने इस बार गठबंधन की वजह से भले ही सीटें अच्छी खासी संख्या में जीती हों लेकिन वोट प्रतिशत उसका गिर गया है। उसे 29.5% वोट ही मिले हैं। कांग्रेस ने बिहार से नहीं सीखा और गठबंधन नहीं किया। बीजेपी ने कहा उसने बिहार से सीखा और गठबंधन किया। असम की जीत के पीछे एजीपी से 2011 में बीजेपी में आए सर्बानंद सोनोवाल और 2015 में कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हिमांता बिश्वा शर्मा के जनाधार की बड़ी भूमिका है। राजनीति का करिश्मा देखिए कि जो असम गण परिषद इस चुनाव में बीजेपी की पार्टनर है उसी का पूर्व नेता मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। हो सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रफुल्ल महंता सोनोवाल मंत्रिमंडल में सहयोगी की तरह काम करें। हिमांता फिर से उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं नई सरकार में। 2011 में सोनोवाल प्रफुल्ल महंता से अजमल से नजदीकी के सवाल पर एजीपी छोड़ बीजेपी में आ गए सोनोवाल। 1 साल के भीतर प्रदेश अध्यक्ष बन गए, यानी 2012 तक बीजेपी के पास अपने नेताओं का इतना अभाव था कि दूसरे दल से आया व्यक्ति साल भर के भीतर प्रदेश अध्यक्ष बन गया। बीजेपी एक कैरियरिस्ट पार्टी बनती जा रही है, करियरिस्ट पार्टी। 2014 में बीजेपी सांसद बनते हैं, केंद्र में मंत्री। इतना भरोसा कांग्रेस अपने ही पुराने नेता हिमांता विश्वा शर्मा पर भरोसा नहीं कर पाई। उधर बीजेपी जिस हिमांता विश्वा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही अपने पाले में ले लेती है। इसी अप्रैल में इकोनॉमिक टाइम्स और डीएनए की खबर के अनुसार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा है कि हिमांता के खिलाफ भ्रष्टाचार के जो भी आरोप लगे हैं उसकी जांच होगी। अखबार पीटीआई के हवाले से ये खबर छापते हैं। सितंबर 2015 तक हिमांता कांग्रेस में थे। बीजेपी का कमाल यह रहा कि उसने सर्बानंद को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया और हिमांता को विद्रोह भी नहीं करने दिया। उधार का नेतृत्व पर आधार तैयार किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। बीजेपी ने दूसरे दलों से आए सिर्फ 14 उम्मीदवारों को ही टिकट दिया, बाकी उसके अपने ही उम्मीदवार रहे। राज्य की राजनीति का अध्ययन करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी इस जीत की बुनियाद डालने का श्रेय दे रहे हैं। आखिर क्या किया आरएसएस ने? असम में काम कर चुके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वरिष्ठ सदस्य से हमने बात की फोन पर। सिर्फ इतना बताना काफी नहीं है कि संघ ने बहुत मेहनत की। मेहनत में क्या किया यह जानने के लिए जब बातचीत की तो कई बातें निकल कर आई। उन्होंने बताया कि असम में 590 के करीब सरस्वती शिशु मंदिर हैं। एक शिक्षक वाले 4,500 स्कूल बन गए हैं। ये स्कूल दूर दराज के इलाकों में चलते हैं। इनके लिए शिक्षक की ट्रेनिंग संघ देता है। ये शिक्षक संघ की विचारधारा से लैस होते हैं। इन शिक्षकों को 5,000 का मानदेय संघ अपने स्तर पर देता है, लोगों और संस्थाओं से चंदा लेकर। पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए असम के भीतर 100 से अधिक छात्रावास चलते हैं। भारत में कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जिसके पास एक राज्य में इतने स्कूल हों। कोई प्राइवेट संस्था भी संघ से इस मामले में मैच नहीं कर सकती। अकेले असम में संघ की इस वक्त करीब 1250 शाखाएं चलती हैं। संघ की एक और संस्था यहां काफी काम करती है जिसका नाम है सेवा भारती। बातचीत में पता चला कि सेवा भारती के 7,000 हेल्थ वर्कर हैं। इन्हें स्वास्थ्य रक्षक कहा जाता है। संघ इन्हें होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा की ट्रेनिंग देता है जो उनके रोजगार का जरिया बन जाता है।
संघ 14 साल से हर साल 8 दिनों के लिए धन्वंतरी सेवा यात्रा निकालता है। देश भर से करीब 200 एमबीबीएस डॉक्टर यहां लाए जाते हैं और इनकी टीम 8 दिनों तक अलग अलग इलाके में कैंप लगाती है और 1 ट्रक दवा लोगों से मांगकर गरीबों में बांट दी जाती है। जिनसे मेरी बात हो रही थी उन्होंने बताया कि हम लोगों को अपनी विचारधारा और सेवा से प्रभावित करते हैं। लोगों को किसे वोट देना ये कभी नहीं कहते, लेकिन राजनीति में कोई उल्टा पुल्टा करेगा तो उस पर नजर रखना हमारा काम है। तमाम संस्थाओं से जुड़े 15-20 हजार कार्यकर्ता चुनावों के समय अपनी जिम्मेदारी खुद समझ जाते हैं। खासकर जब उनके संगठन को गाली दी जाती है तब वे उस तरफ तो कभी मतदान नहीं करेंगे जिनसे गाली पड़ती है। इसी बातचीत में एक दिलचस्प बात यह पता चली कि इस बार असम के सत्राधिकार काफी नाराज हैं। सत्राधिकार जैसे मठ होता है उसी तरह असम में सत्र होता है। मठाधीश को वहां सत्राधिकार कहते हैं। असम के सत्रों की जमीन पर इनका कहना है कि बांग्लादेशी मुसलमानों के कारण कब्जे हुए, नाराजगी बढ़ी। सत्राधिकारों ने भी संघ को टारगेट किए जाने से नाराजगी जताई और 250 सत्राधिकारों ने परिवर्तन की बात चलाई। इन सत्रों में भक्ति, नृत्य, संगीत का प्रशिक्षण चलता है। संघ को चुनौती देने वाले या संघ मुक्त भारत की बात करने वालों को क्या संघ के इस ढांचे और कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता का इल्म है? ऐसा नहीं है कि संघ का यह आधार हमेशा बीजेपी को जीत ही दिला देता है, लेकिन अगर संघ से लड़ना है तो लड़ने वालों की तैयारी क्या है? इस बार 250 सत्राधिकारों यानी धार्मिक मठाधीश परिवर्तन की बात चलाने लगे। इन मठों से जुड़े भक्तों की श्रृंखला ने कांग्रेस के आधार को भीतर ही भीतर कमजोर कर दिया। अब यह देखना होगा कि क्या कांग्रेस कभी इन सत्राधिकारों के जरिए नरम हिंदुत्व की राजनीति करती थी। हमने जब यह सवाल पूछा कि ये इतने ही ताकतवर हैं तो पहले क्यों नहीं बीजेपी के पक्ष में हवा बना दी। इसके जवाब में यह पता चला कि बांग्लादेशी मुसलमानों के प्रति कांग्रेस सरकार की सहनशीलता से लोग आजिज आ गए थे और संघ को टारगेट किए जाने से नाराज हो गए। बांग्लादेशी मुसलमानों का मुद्दा बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर पहले भी उठाती रही है, लेकिन इससे वो असम में जगह नहीं बना सकी। इस बीच बदरुद्दीन अजमल की पार्टी बन गई और लगातार सीटें जीतने लगी। इस बार अजमल खुद चुनाव हार गए हैं। उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार वाजिद अली चौधरी ने 16,723 मतों से हरा दिया। अगर कांग्रेस इसी तरह अजमल को सामने से चुनौती देती तो उस पर मुस्लिम सांप्रदायिकता के पोषण का आरोप नहीं लगता। जानकार कहते हैं कि अजमल ने मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, जिसकी प्रतिक्रिया में कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए नरम हिंदुत्व की तरफ गई। लेकिन यही अजमल 2009 में यूपीए को बाहर से समर्थन भी दे रहे थे। कांग्रेस अगर हिंदुत्व आधारित सांप्रदायिकता के प्रति गंभीर होती तो मुस्लिम सांप्रदायिकता से भी संघर्ष करती, वो भी सामने से। हालांकि अजमल कहते हैं कि उनकी पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, दूसरे धर्मों के लोगों को भी टिकट देती है। अब संघ का कहना है कि बीजेपी सरकार को बांग्लादेशी मुसलमानों की पहचान कर उन्हें बाहर भेजना होगा। क्या वाकई बीजेपी इतने बड़े स्तर पर मुसलमानों की पहचान करेगी और निकालने का काम करेगी? संघ की माने तो इस आधार पर नई सरकार की परीक्षा होगी। बीजेपी ने 9 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, 2 ही जीत सके, बाकी 7 तीसरे और चौथे नंबर पर आए। जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक मुसलमान है, वहां बीजेपी की सरकार है। उसके बाद असम में सबसे अधिक मुसलमान है, वहां बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। असम में भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम वोट के मिथक को ध्वस्त कर दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान कहा जाता था कि यूपी में इतनी सीटें मुस्लिम बहुल हैं। इसके बाद भी बीजेपी ने 70 से अधिक लोकसभा सीटें जीत ली। यूपी में विरोधी दलों के अलग अलग लड़ने से लाभ मिला, जैसे असम में मिला। असम में भी कांग्रेस और एयूडीएफ मिलकर लड़ते तो दोनों का मत प्रतिशत बीजेपी से अधिक हो सकता था। कांग्रेस ने ना तो अजमल को खुलकर चुनौती दी, ना ही हाथ मिलाया। असम में मुस्लिम मतों की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना असद मदनी ने अपनी 18 मांगे पूरी ना होने पर कांग्रेस की सरकार ही गिरा देने की धमकी दे दी थी। आज असम में जो सरकार बन रही है उसमें ना तो अजमल का असर है, ना मदनी का। मुस्लिम वोट की चुनावी ताकत को बीजेपी ने अपनी रणनीति से कमजोर कर दिया, हाशिए पर ला दिया। असम की जीत बीजेपी के लिए काफी बड़ी है। बीजेपी मुख्यालय में असम की परंपरा में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ। जब प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर में आए थे तब उन्होंने देवदास आप्टे का नाम लिया था। ये वही आप्टे हैं जो नागपुर से 1963 में जनसंघ का प्रचारक बनकर असम गए थे। जब प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक प्रशिक्षण के दौर में दिल्ली आए थे तब आप्टे जी ही बीजेपी मुख्यालय के इंचार्ज थे। नानाजी देशमुख आप्टे जी को अवध तिरहुत मेल से असम ले गए 50 घंटे की यात्रा कराकर। आप्टे जी अभी 80 साल के हैं, लेकिन 24 साल की उम्र में असम गए थे। उनसे मैंने फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि लंबा वक्त लग गया असम को यह समझने में कि बांग्लादेशी मुसलमानों का मसला उसके अस्तित्व को चुनौती दे सकता है।
आप्टे जी ने 1964 में एंटी इन्फिल्ट्रेशन कमेटी बनाई। तब असम की राजधानी शिलोंग हुआ करती थी। वहां की लाइब्रेरी से सेंसस जनगणना की रिपोर्ट लेकर आए और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के किसान नेता जो विधायक थे मधुसूदन दास को प्रभावित किया और इस मसले से जोड़ा। आप्टे जी इस जीत पर खुश हैं। संघ जीत के इस दृश्य में शामिल नहीं है, पर क्या यह जीत उसकी नहीं है, उसके अपनों की ही खुशी है। भारतीय जनता पार्टी तेज गति से हिंदुस्तान के सभी भूभाग पर जन स्वीकृति प्राप्त कर रही है। यह लोकतंत्र के लिए मैं एक उत्तम नजरिया मानता हूं। हम सब मिलकर के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। और इस पर बात करने